हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको यूपी बोर्ड प्रयागराज हाई स्कूल 2023 हिंदी का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। आइए देखते हैं कि कितना आप पेपर करके आए, कितने नंबर आपके आ सकते हैं। इसकी मैं विस्तृत व्याख्या लेके चलूँगा, जिससे आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हो जाए। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि इसमें 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी कर दिए गए हैं, जो कि OMR शीट में भरने के लिए होते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले 20 क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम देखते हैं। और दोस्तों इन्हीं से आपका प्लस पॉइंट होता है। अगर इनकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं: महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों बता दें, रस मीमांसा ये निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये दोस्तों आंसर इसका सही है। ये किसी बच्चे का पेपर है, उसने गलत लगा दिया है, ये इसका आंसर नहीं है। तो रस मीमांसा के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तितली जो कृति है, रचना है, वो कौन सी विधा की रचना है। तो इसमें भी देखो दोस्तों, इस बच्चे ने गलत कर दिया है और इसका आंसर होगा तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी के 3 उपन्यासों में से एक है। जयशंकर प्रसाद जी के 3 उपन्यास हैं, जिसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है और आप लोग याद करेंगे। 1-30 अर्थात ईसे इरावती, काशी कंकाल, तीसे तितली। तो देखो दोस्तों, तितली पूछा है, ये उपन्यास माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 30 नंबर पे ये दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, 4 रचनाएं दी हैं। तो दोस्तों एक तरफ से देखते हैं, जो ये रचना डी नंबर पर दी है, हिंदी साहित्य का विमर्श, इसके लेखक हैं PP बख्शी अर्थात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सी नंबर दी है इंद्रजाल। बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए, इस इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर आते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और गांधी जी की देन, यही दोस्तों आंसर इसका सही है। गांधी जी की देन राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। चौथे नंबर पे दोस्तों देखते हैं, चौथे नंबर पे पूछा गया है कि साहित्य और कला ये किसकी रचना है। तो दोस्तों आंसर इसका होगा साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय, यानी इसका C नंबर सही हो जाएगा। ये बच्चे ने गलत कर दिया है, जयप्रकाश भारती। तो इसका होगा दोस्तों साहित्य और कला के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर पर दिया है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं: राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, धर्मवीर भारती या दौलत राम। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कि शुक्लोत्तर युग के लेखक पूछे गए। हम चलो एक तरफ से सभी देख लेते हैं कि जो भी दिए किस किस युग के लेखक हैं। पहले दिए हैं राधाचरण गोस्वामी। तो बता दें आपको, राधाचरण गोस्वामी जो हैं ये भारतीय युग के रचनाकार हैं। इसके बाद दिया है नाम अगला चतुर्सेन शास्त्री जी का। तो बता दें कि चतुर्सेन शास्त्री जो आपके हैं, ये आपके आते हैं, ये उपन्यासकार भी हैं और कहानीकार भी हैं। देखो याद आ रहा मुझे, ये शायद, हाँ कन्फर्म है, शायद नहीं, ये द्विवेदी युग के आपके रचनाकार हैं। इसके बाद दिया है दौलत राम जी का नाम। दौलत राम जी आपके रीतकालीन कवि हैं और यही आंसर दोस्तों सही है, धर्मवीर भारती। ये जो आपके शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। छठा नंबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है रीतकालीन कवि कौन है। तो दोस्तों बता दें आपको, रीतकालीन कवि जो आपके हैं, देखिए अपने आप लोग निकालेंगे कि कौन से आते हैं। छठा क्वेश्चन है, रीतकालीन कवि बताइए। दोस्तों बता दें, केदार भट्ट और भट्ट केदार, ये दोनों ही आदिकालीन कवि हैं। तो ये तो आंसर सही नहीं होगा, इसने गलत कर दिया लड़के ने सही, तो इसमें ये नहीं होगा। तो केदार भट्ट किसके हैं, आदिकालीन हैं। जयसी जी आप जानते होंगे, मलिक मोहम्मद जयसी, भक्तकालीन, और वो भी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, निर्गुण में आते हैं। कृष्णदास जो कि हैं, ये तो आपके अष्टशाप में आते हैं, यानी कि ये भी भक्तकालीन हैं। और ये क्या नाम था उनका, आचार्य बल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और जो ये पद्माकर आपके बच्चे दोस्तों, यही हैं रीतकालीन कवि, पद्माकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर दिया है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। सीधे से आंसर सही हो जाएगा, भूषण। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, महाकवि भूषण हैं। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। जब भी दोस्तों तार सप्तक पूछा जाए
तो इसके संपादक अज्ञे ही रहे हैं लगातार 3 तार सप्तकों के, और चौथे में चेंज होते हैं। तो तार सप्तक के संपादक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, अर्थात इसका यही सही है, ए नंबर। और इसका प्रकाशन बता दें दोस्तों कब शुरू हुआ था, 1943 में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पूछा जा रहा है, तार सप्तक के 8 हो गया था, 9 नंबर भी दिया है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो दोस्तों देखते हैं सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है। एक तरफ से हम देखना शुरू करेंगे दोस्तों। 9 नंबर में एक तरफ से देखेंगे। पहला देखो दिया है कि ज्ञानदीप। तो बता दें आपको ज्ञानदीप जो दोस्तों रचना ये है शेख तकी शेख नबी की। और दूसरी आपकी जो रचना यहाँ पे दी है ये कि यहाँ पे दी है प्रेम वाटिका। तो दोस्तों ये भी जब सही नहीं है, प्रेम वाटिका रचना पंत जी की नहीं है, बल्कि प्रेम वाटिका जो है ये रचना है आपकी रसखान जी की। अगला एक दिया है दोस्तों यहाँ पे छड़दा। छड़दा आपको बता दें दोस्तों जानकारी के लिए, ये छड़दा जो है ये महादेवी वर्मा जी का निबंध संग्रह है, जिस छड़दा का अर्थ होता है रात्रि। और तो दोस्तों यही बचता है युगवाणी। युगवाणी जो है ये रचना है आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की, इन्होंने लिखी है युगवाणी जो कि काव्य संकलन है। आइए 10 नंबर देखते हैं कि स्मृति की रेखाएं ये किस साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं ये किस साहित्य की विधा है। तो दोस्तों बता दें ये स्मृति की रेखाएं जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है, और ये सी नंबर सही हो जाएगा, डी नहीं है, इसका सी सही है, संस्मरण है। स्मृति की रेखाएं संस्मरण विधा की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर पर दोस्तों दिया है कि करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है, भय या निर्वेद या विस्मय या शोक। तो सीधे सा आंसर है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो दोस्तों भय किसका होता है, भयानक रस का स्थायी भाव। निर्वेद किसका होता है, शांत रस का। और विस्मय दोस्तों होता है अद्भुत रस का स्थायी भाव। अगला देखते हैं 12 नंबर दिया है पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, उत्प्रेक्षा है या रूपक है या उपमा है या फिर यमक अलंकार है। तो दोस्तों चलते हैं एक तरफ से डिफाइन करके चलेंगे। पहला दोस्तों यहाँ पे दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको पता होगा जब मनु मानो जनु जानो मनो जनु आता है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पर श्याम चलौने गात मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तब होता है उत्प्रेक्षा। यहाँ पे दिया है पीपर पात सरिस मन डोला। आगे बढ़ते हैं। रूपक दिया है। रूपक में दोस्तों उपमेय उपमान का अभेद आरोप होता है, अर्थात इसके उदाहरण आ जाते हैं उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संद सरोज सब हर्षे लोचन भंग रंग, या फिर चरण कमल बंधो हरिराई। ये है इसके रूपक के। नेक्स्ट देखते हैं यमक दिया है। यमक मतलब होता है जोड़ा दोस्तों, दोनों के यानी कि अलग दो शब्द एक जैसे आते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, उधो जोग जोग हम नहीं, या फिर कनक कनकते शौगनी, ये इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों एक ही बचता है पीपा पात सरिस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक वाचक शब्द आ रहा सरिस। तो सरिस मान के समान, अर्थात पीपल का पत्ता मन के समान डोलने वाला है। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का किसी एक गुण धर्म से कंपेरिजन यानी तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और भी दोस्तों इसके उदाहरण हैं कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो दोस्तों इसमें 12 में से हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला देखते हैं दोस्तों 13 नंबर लिखा है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिकसे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। आइए दोस्तों देखते हैं एक बार। 4 ऑप्शन दिए हैं कि रोला है या सोरठा है या सवैया है या फिर कुंडलिया है। तो दोस्तों देखते हैं रोला तो नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि रोला दोस्तों सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो वो तो है नहीं है, और 4 चरण भी होते हैं। तो दूसरा देखते हैं सोरठा है क्या ये। तो दोस्तों ये सोरठा ही है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिकसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन, यानी पहले और तीसरे चरण में जिसके 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसे सोरठा कहते हैं। सवैया दोस्तों बता दें आपको जानकारी के लिए, सवैया 22 से लेकर 26 मात्राओं को होती हैं, वो भी नहीं था ये। कुंडलिया की बात करें तो कुंडलिया में दोस्तों 6 चरण होते हैं, अर्थात दोहे के 2 पद प्रथम और 4 पद रोले की मिलाकर कुंडली बनती है। और जहाँ से इसकी शुरुआत होती है जिस शब्द से, उसी शब्द से अंत होता है। तो ये कुंडलिया भी नहीं है। तो दोस्तों ये कौन सा है इसमें 13 नंबर में सुन केवट के बैन, तो आप कर देंगे बी नंबर यानी सोरठा। नेक्स्ट देखते हैं अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुचर में दोस्तों हो जाएगा अनु। अनुचर में आपका अनु ही सही होगा।
अन उपसर्ग है, क्योंकि अन से तो दोस्तों दूसरे बनेंगे शब्द, जैसे आ जाता है अनजान, वो बन जाता है अनजान, या फिर आ जाएगा अनगिनत भी बन जाएगा अन से। और छोटा अगर आ दिया है तो दोस्तों आ से बनता है आपका, जैसे आ गया असफल। यहाँ पे दोस्तों उपसर्ग ये जो किसी शब्द में लगता है, शब्द अलग होना चाहिए वो, तो यहाँ पे आप अपना नहीं कह सकते क्योंकि पना का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे सफल में आ लगा दो असफल। या फिर आ से और भी ये बन सकता है अमंगल। बड़े आ से कौन कौन से बन सकते हैं देख लो, तो दोस्तों बड़े आ से बन जाएंगे आपके, जैसे आ गया आमरण, या पे आ गया आपात, या आ गया आयात। तो अनुचरण दोस्तों आपका अनु उपसर्ग ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर पे दिया है कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन इसका सही है दो प्रत्यय होते हैं, एक कृदंत, दूसरा तद्धित। कृदंत माने जो क्रियाओं में लगते हैं और तद्धित माने जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगाई जाती हैं। तो इसका 15 में दूसरा सही है, ये पहला सही है कि 2 प्रत्यय होते हैं 2। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वेद पुराण में समास है। तो दोस्तों बता दें आपको, ये इसने गलत कर दिया, 2 नहीं होगा इसमें, कि वेद पुराण अर्थात वेद और पुराण, यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में अर्थ निकालने में और से जोड़ना पड़ता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सी। तो द्विग कहाँ होता है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसमें द्विग होता है, जैसे पंचवटी, तिराहा। बहुब्री दोस्तों बता दें, जहाँ ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, वहाँ बहुब्री होता है, जैसे लंबोदर, गजानन। तत्पुरुष दोस्तों जिसमें जो व्यक्ति छिपी होती है उसी के हिसाब से वो समास हो जाता है, जैसे राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सप्तमी का एक चिन्ह, तो ये भी इसमें नहीं था। तो वेद पुराण दोस्तों होगा आपका सी नंबर द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर पे कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप बताइए क्या होता है। तो प्रमोद तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों तत्सम हो जाएगा, इसने ये वाला गलत कर दिया है, इसका सी नंबर सही होगा प्रमोद। तो प्रमोद का तत्सम क्या है, सी नंबर सही है प्रमोद। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे दोस्तों संधियाँ पूछी गई, लिखा है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो दोस्तों बता दें, हमने बताया था या रा लावा बीच में आ जाए, या रा ला वा उसके पहले आधा अक्षर, तो यड़ संधि होती है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगी आपकी यड़ संधि, ये सही है। इत्यादि में इत्यादि, इति धन आदि बनता है। गुण संधि दोस्तों बता दें, ए ओ की मात्रा बीच में आती है, ए ओ अरल तो गुण होता है। वृद्धि में ए और औ की मात्रा बीच में आती है तो वृद्धि होती है। जैसा तो ये व्यंजन संधि, इसमें वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है, जगदीश या बागीश, ताका दा या काका गा बनता है। 19 नंबर में दोस्तों शब्द रूप दिया आपके, लिखा है फलेन शब्द का वचन और व्यक्ति बताइए। फलेन ये दोस्तों तृतीया व्यक्ति एक वचन का आपका रूप है। तो देखिए एक वचन तृतीया कहाँ है, ये डी नंबर दिया है, एक वचन तृतीया। क्योंकि जो ये 2 वचन और चतुर्थी लिखा है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि 2 वचन और चतुर्थी में इसका क्या बनेगा इसका फलाए फलाभ्याम बनेगा, फलाभ्याम। और पंचमी एक वचन में इसका बनेगा फलात, और इसका षष्ठी बहुवचन, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में अगर बनेगा तो बनेगा इसका फलश फलियो फला नाम। तो ये तृतीया एक वचन वाला सही है फलेन, यानी इसका सी नहीं होगा, इसका होगा डी नंबर। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों, लिखा है अपठम में, अपठम धातु पट धातु है, इसमें अपठम शब्द रूप आया है, धातु रूप आया है, बताना है कौन सा वचन है कौन सा पुरुष है। दोस्तों बता दें अपठम में आपका हो जाएगा, एक तो उत्तम पुरुष रहेगा। तो उत्तम पुरुष देखिए दोस्तों कहाँ पे, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, और एक वचन रहेगा, अर्थात इसका ये वाला सी वाला गलत है और इसका डी सही होगा। तो अपठम में उत्तम पुरुष है और एक वचन है, पट धातु है, और ये लंग लकार यानी कि भूतकाल है। तो इसका सही हो जाएगा डी नंबर। अपठम उत्तम पुरुष ये वचन का रूप है। अपठा आपने रूप सुने होंगे इसके कि अपठत, अपठथाम, अपठन, अपठा, अपठथम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, अब खंड आता है आपका बा। तो दोस्तों ये आ गया आपका खंड बा, और पहला नंबर दिया है, 2 इसमें स्टेंजा दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से पार्ट सी लिया गया, कौन इसके राइटर। इसमें 3 क्वेश्चन आए हैं और 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन आपको करने, 6 नंबर का आता है। तो दोस्तों ये मित्रता पहले ही लिखा है, ये मित्रता पार्ट से लिया गया जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। सेकंड वाला दोस्तों जो ये स्टेंजा दिया है, ये आपका लिया गया है अजंता से,
अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं, लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों 2 पद खंड दिए हैं आपको, इससे भी इसका व्याख्या करना है, व्याख्या भी करनी है, इससे भी 3 क्वेश्चन के आंसर देने, यानी 2-2 नंबर के, यानी पूरा जाके 6 नंबर के भी बनता है। तो लिखा है, निर्गुण कौन देश को वासी, मत कर कही समझाए सौंदे, बूझत साँच ना हंसी। दोस्तों ये है आपका सूरदास जी के पद से लिया गया है। और दूसरा जो दोस्तों दिया है आपका कि चींटी को देखा, अथवा में है कि चींटी को देखा वह सरल विरल काली, देखा तम के धागे सी जो हिलडुल चलती, लगपत पल पल मिलजुल, वह पिपील का पान देखो न किस भांति। ये दोस्तों लिया गया है चींटी नामक पाठ से, और वो लिखा है आपका सुमित्रानंदन पंत जी ने। नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर पे दोस्तों आता है संस्कृत गद्यांश की व्याख्या। तो ये वाला संस्कृत गद्यांश जो दिया है 3 नंबर पे, ये आपका लिया गया वाराणसी नामक पाठ से, और इसके अथवा में देखते हैं। और दोस्तों जो इसकी अथवा में आया है, आम राष्ट्रद्रोहा यमराज, ये लिया गया आपका वीरा वीरेण पूजिते से, यानी कि इसमें सिकंदर और पूर्वराज की कहानी आती है। इसके बाद चौथे नंबर पे श्लोक 2 दिए हैं, एक श्लोक का इसमें अर्थ लिखना है, 5 नंबर का ये भी आता है। तो पहला लिखा है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता सा चायो जानात सा पंडिता। ये दोस्तों लिया गया है अन्योक्त विलासा पाठ से। और अथवा में जो दिया है, धान्या नाम वतुम किस्वेत, धना नाम स्यात् किमुत्तमम्, लाभा नाम उत्तमम किस्यात्, सुखा नाम स्यात् किमुत्तमम्। ये दोस्तों आपका लिया गया है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से, ये आपका लिया गया है श्लोक। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे दोस्तों आते हैं आपके खंड काव्य, और आपके कानपुर देहात में दोस्तों बता दें चलता है, ये जो इंगा नंबर में दिया है 5 के इंगा में ज्योत जवाहर। तो ज्योत जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक यानी जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र करना है, या फिर ज्योत जवाहर खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखनी है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5वां ही 3 नंबर का आता है। तो बता दें आपको, ये ज्योत जवाहर जो खंड काव्य है, ये आपका लिखा है देवी प्रसाद शुक्ल राही जी ने। नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों दिए हैं, लेखकों के जीवन परिचय किन्हीं 3 में से एक का करना है, 5 नंबर का। और ये खा नंबर में आते हैं 3 कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय, ये भी 5 नंबर का आपका आता है। तो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को आपको मालूम होगा 1889 में इनका जन्म होता है और 1937 में मृत्यु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 में और 1963 में मृत्यु है। मिला लीजिए आप लोग कौन से आपके सही है। भगवत शरण उपाध्याय का अगर लिखा है दोस्तों, तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1910 में इनका जन्म हुआ है, 1982 में मृत्यु हुई है। कवियों में देखते हैं तुलसीदास जी का दोस्तों, इसमें संबंध दिया है हाई स्कूल में, लेकिन संबंध कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, तो आप सन भी लिख सकते हैं। तो इनका सन है दोस्तों, अगर सन लिखा है आपने 1532 और 32 को उल्टा कर दो, आगे पीछे शब्द कर दो तो 23 हो जाता है, यानी 1532 में जन्म हुआ है, 1523 में इनकी मृत्यु हुई है। और अगर संबत लिखा है तो संबत 1680 गंग के तीर, आपने पंक्ति पढ़ी होगी, तो 1680 इनकी मृत्यु, वो वाला सही हो जाएगा। वैसे अगर सन लिखा है तो 1532 में जन्म हुआ है, 1523 में मृत्यु हुई है, ये 1623 में मृत्यु हुई है। 1532 में जन्म और 1623 में मृत्यु। महादेव वर्मा के दोस्तों जानते होंगे, 1907 में जन्म हुआ है, 1987 में मृत्यु हुई है। और रामनरेश त्रिपाठी का बता दें दोस्तों, तो इनका भी जन्म हुआ है 1889 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1962 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें कोई एक कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर पे, कि लिखा है श्वेत केतु कस्य पुत्रासित, यानी श्वेत केतु किसका पुत्र था? ये दोस्तों आरुणि का पुत्र था। आरुणि किसका पुत्र है दोस्तों? ये पुत्र है आरुणि का। अगला लिखा है विश्व से सृष्टा का, विश्व का सृष्टा कौन है? सृष्टि करने वाला ईश्वर। आतुरस्य मित्रम का, रोगी का मित्र कौन होता है? तो विशक। कौन होता है? विशक यानी वैद्य। और लिखा है चंद्रशेखर सुपेतु नाम किम बकते। चंद्रशेखर आजाद ने अपने पिता का नाम क्या बताया था उसको? तो बताया था स्वतंत्र, और अपना नाम तो आजाद बताया था, तो पिता का नाम बताया था स्वतंत्र। तो ये थे दोस्तों आज का पेपर। और लास्ट में 9 नंबर पे आपका दिया है निबंध। तो ये आपके निबंध आए थे। स्वच्छ भारत अभियान पे लिखो, या वरदान विज्ञान वरदान के रूप में या अभिशाप के रूप में ये लिखना है, या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, या जनसंख्या वृद्धि
समस्या और समाधान, या फिर खेल का महत्व बताना है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। दोस्तों अगर आपको ये पेपर आपने अब तो कर ही लिया होगा, मूल्यांकन कहाँ तक कितना आपने सही किया है, और मेरी भी मेहनत अगर आपके साथ कुछ हुई है तो दोस्तों इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।